नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम बात करने जा रहे हैं मंकी पॉक्स की। क्यों? क्योंकि देश में पहले ही 3 मरीज थे। तीनों मरीज केरल में थे, बाहर से आए थे, इसलिए माना गया कि संक्रमण बाहर से लेकर आए हैं। लेकिन अब एक मरीज मिला है देश की राजधानी दिल्ली में, जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और वो संक्रमित पाए गए हैं मंकी पॉक्स से। इसके अलावा एक संदिग्ध अब तेलंगाना में भी मिलने की बात कही जा रही है। धीरे धीरे देश में मंकी पॉक्स का नंबर बढ़ रहा है। इसके अलावा इस बार जब सप्तांत था तो WHO की तरफ से एक चेतावनी आई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मंकी पॉक्स अब एक हेल्थ इमरजेंसी है दुनिया के लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। और साथ ही जब भारत में मामले बढ़े और दिल्ली में मामला निकला तो देश की सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई। तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें ICMR और तमाम स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने शिरकत की और चर्चा की कि देश में अगर मंकी पॉक्स का विस्तार और होता है तो कैसे उसको रोकने के लिए आगे एक्शन लिया जाए, फिलहाल क्या करना चाहिए, इस तरह की तमाम चीज़ों पर बातचीत की गई। आपको याद होगा मंकी पॉक्स को लेकर गाइडलाइंस पहले ही केंद्र सरकार जारी कर चुकी है, लेकिन फिर अब जैसे जैसे देश में इसका विस्तार हो रहा है, भले ही अभी नंबर ऑफ केसेस काफ़ी कम हो, लेकिन सरकार ने इसे हल्के में नहीं लिया है। ना आपको और हमें इसे हल्के में लेना चाहिए। तो आज के इस कार्यक्रम में हम मंकी पॉक्स पर ही बातचीत करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। PSRI की कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर विनीता सिंह कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर तरुण साहनी साहब और स्टार इमेजिंग और पैथ लैब के डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट समीर भाटी, आप तीनों ही इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर विनीता, सबसे पहले तो हम आपसे ही बात करेंगे मंकी पॉक्स को लेकर जो चेतावनी WHO की आई है कि अब ये एक इंटरनेशनल इमरजेंसी है, हेल्थ इमरजेंसी, इसके क्या मायने हैं? जी देखिए, कोई भी इंटरनेशनल इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि केसेस बहुत तेजी से बढ़ने की संभावना है। जिस हिसाब से कॉन्टैक्ट्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कॉन्टैक्ट आएगा, और जैसे हमने देखा था कि कोविड भी बहुत तेजी से बढ़ गया था, तो इतने सारे कंट्रीज में होने का मतलब ये है कि अब ये काफी सारी और कंट्रीज भी इसकी चपेट में आ सकती हैं और ये बहुत ही सीरियस भी साबित हो सकता है। तो इसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए और इसके सारे हमें गाइडलाइंस पता होनी चाहिए, हमें कब आइसोलेट होना चाहिए, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं जिन पे हमें वॉच रखना चाहिए, जिससे कि हम इसके लिए सतर्क रहें। जी, तो डॉक्टर विनीता, अब जबकि देश में एक ऐसा मरीज भी मिल गया जिनके साथ कोई ट्रैवल हिस्ट्री जुड़ी हुई नहीं है, हाँ उन्होंने एक इंटरनल ट्रैवल जरूर किया देश के अंदर, लेकिन वो कहीं बाहर नहीं गए, ऐसे किसी बाहरी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए, और उस व्यक्ति में मंकी पॉक्स का होना ये किस और इशारा करता है? क्या देश में और भी जगहों पर मंकी पॉक्स के मरीज हैं जो फिलहाल रिपोर्ट नहीं हुए हैं और धीरे धीरे ये सामने आएंगे? जी देखिए, मंकी पॉक्स के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल होना ज़रूरी नहीं है। ये कैसे स्प्रेड होता है वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो कैसे, कोई अगर इंटरनेशनल बाहर से कोई और व्यक्ति भी आया और हम उसके कॉन्टैक्ट में आए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा इंटरनेशनल ट्रैवल होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई एक पेशेंट ऐसा पता चल रहा है हमको कि आ रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ केसेस और भी होंगे जो हमें धीरे धीरे पता चलेंगे जब उनके सिम्टम्स डेवलप होंगे और जब वो रिपोर्ट होंगे। तो इंटरनेशनल ट्रैवल होना ज़रूरी नहीं है, वाइल्ड एनिमल्स के कांटेक्ट में आने से स्प्रेड हो रही है, और साथ ही साथ आपके एक दूसरे के इन्फेक्टेड और रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस और बॉडी फ्लूइड से ये स्प्रेड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम फिजिकल इंटीमेसी, क्योंकि ये जेनाइटल अल्सर्स और बहुत सारे बॉडी में और तरीके से रैशेस होते हैं, तो इन सब से भी ये डिजीज स्प्रेड होती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डॉक्टर साहनी भी जुड़ गए हमारे साथ। डॉक्टर साहनी, तो मंकी पॉक्स को अगर हम समझना चाहें तो किस तरीके की बीमारी ये है? अगर ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको मान लीजिए स्मॉल पॉक्स जैसी चीज़ें हो जाती हैं और फिर आप ठीक भी हो जाते हैं, जान का कोई ऐसा खतरा नहीं है, तो फिर इसको लेकर इतना बड़ा भारी अलर्ट क्यों? एक तो कोई भी नई बीमारी जो फैल रही हो इतनी तेजी से, उसके लिए हमें चेतावनी करनी चाहिए। वो तो एक पब्लिक हेल्थ इशू है, एपिडेमियोलॉजिकल इशू है कि हम उसको रोकें। दूसरी तरफ से जो पेशेंट्स हैं जिनको ये बीमारी होती है, उनको ये स्मॉल पॉक्स की तरह ही ये मंकी पॉक्स है। तो छोटे छोटे दाने पूरे शरीर पे निकल आते हैं। वो जो दाने हैं बहुत दर्द देते हैं। नॉर्मली इंक्यूबेशन अगर किसी को
मंकी पॉक्स के साथ एक्सपोजर हुआ है तो वो 5 या 7 दिन में उनको मंकी पॉक्स के सिम्टम शुरू हो जाते हैं। उन सिम्टम में जैसे आप पिक्चर में दिखा रहे हैं ऐसे ये दाने शुरू हो जाते हैं और कम से कम हफ्ते भर तक ये दाने बहुत ही दर्द पहुंचाते हैं। उसके बाद में आस्ता आस्ता ये सूखते हैं और पूरी बीमारी में से ठीक होने के लिए कम से कम आपको 4, 6, 8 हफ्ते लग जाते हैं। तो एक तो बीमारी शुरू होने में बहुत दर्द देती है और ठीक होने में भी बहुत समय लगता है। जब तक सारे दाने निकल जाएं और उसके जो स्कैब्स हैं, जो उसके जो कवरिंग है, जब तक वो ना निकले तब तक वो इन्फेक्टिव माना जाता है। मतलब 4 हफ्ते 6 हफ्ते वो पेशेंट बिल्कुल बंद रहेगा और वो कहीं पे भी कुछ किसी से मिल नहीं सकता। सो पेनफुल है, लॉन्ग ड्यूरेशन है और बहुत जल्दी से फैलने वाली बीमारी है। इसलिए ये एक मरीज के लिए काफी दर्द पहुंचाने वाली बीमारी है। ठीक होने की आशा बहुत है। कोई फेटिलिटी अभी रिपोर्ट नहीं हुई है और होपफुली नहीं भी होगी, बट प्रोलॉन्ग्ड इलनेस के वजह से जो डिस्कम्फर्ट पेशेंट को है वो बहुत ज्यादा है। एंड सेकेंडली, क्योंकि हम अगर एक पेशेंट को हुआ है वो फिर 3 और को देगा, तो इसलिए फैलने का भी डर रहेगा। तो हर फैमिली में, हर घर में ये डर रहेगा कि ये कहीं वायरस हमें पकड़ ना ले। इसलिए ये सारी चीजों की वजह से ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, एक पर्सनल इमरजेंसी है और एक सोशल इमरजेंसी मानी जाएगी। जी, और इसीलिए भारत सरकार ने तुरंत एक मीटिंग भी बुलाई जो काफ़ी हाई लेवल मीटिंग थी। आईसीएमआर के अधिकारी उसमें शामिल हुए, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ उसमें शामिल हुए और तमाम वरिष्ठ अधिकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के शामिल हुए और इस पूरी घटना पर नज़र उनकी है। समीर भाटी साहब, क्योंकि मामला ये दिल्ली का है और अभी तो फिलहाल अकेला केस है, क्या है अपडेट वहाँ से? क्या और भी केसेस हमें निकलते हुए नजर आएंगे? अब जैसे तेलंगाना में एक केस आ गया, संदिग्ध अभी कहा जा रहा है, पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसी तरह से नंबर बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो दिल्ली की अभी बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से बताया गया है कि उसकी कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी फिलहाल चल रही है। उसके सराउंड वो जिन भी पेशेंट से जिन भी लोगों से मिले थे वो सस्पेक्टेड की कैटेगरी में आ गए और उन लोगों का भी फर्दर सैंपलिंग करके एनआईवी भेजा गया और फर्दर अब उसके बाद रिपोर्ट के अंदर पता लगेगा। वो उसी तरह की प्रक्रिया इसके अंदर फॉलो होगी जैसा हम कोविड के शुरुआती दिनों के अंदर देख रहे थे कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद फिर आगे उनकी फर्दर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। तो अभी ये कहना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वैसे कंटेजियस नहीं है जिस तरह से हमने कोरोना के केसेस के अंदर देखा, तो निश्चित तौर पे अगर जब तक कोई क्लोज कॉन्टैक्ट उस तरह का नहीं होगा तब तक जो है हम नहीं ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये नहीं उस तरह से स्प्रेड हुआ होगा। बाकी रही बात अभी जिस तरह से टेस्टिंग को लेके, तो टेस्टिंग तो सिर्फ अभी सरकारी जगह पर ही उपलब्ध है। प्राइवेट सेक्टर्स में अभी टेस्टिंग के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं आई है। पर जैसा मैं समझता हूं कि जैसे कोविड के दौरान भी हमने देखा था कि थोड़ा सा सर्वेलेंस सिस्टम अगर और ज्यादा हम इसको फास्ट रखेंगे तो निश्चित तौर पे, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसके अंदर भी यही है कि हमें जहां पर भी लगता है इस तरह का कोई सस्पिशन या हमारे जितने भी क्लिनिशियन है उनके पास कोई भी इस तरह के सस्पिशन वाले केस आते हैं, तो जो जांच की प्रक्रिया है उसको थोड़ा और हमें फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए कोई हमें नई तरह के उपकरण या नई तरह की कोई लैब सेटअप करने की जरूरत नहीं है। वही जो हमारी पहले से पीसीआर लैब्स अवेलेबल है उन्हीं में ये टेस्ट आसानी से किया जा सकता है, सिर्फ किट डिफरेंट होगी। तो मैं समझता हूँ कि जैसे आगे दिशा निर्देश आएंगे तो जो सर्विलेंस की प्रक्रिया है उसको हम थोड़ा और फास्ट कर पाएंगे, ताकि हमारा जो ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वाला काम है ये जल्दी हो सके।